आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का वितरण गुण। आइए पहले जानते हैं वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। एक बड़े सभागार का निर्माण किया जाना था। इसके लिए एक इंजीनियर ने सीटों का एक नमूना बनाया। नमूने के अनुसार सभागार में 4 प्रथम श्रेणी की पंक्तियां होंगी और 6 द्वितीय श्रेणी की पंक्तियां होंगी। यदि प्रत्येक पंक्ति में कुल 10 सीटें होंगी तो सभागार में कुल कितनी सीटें हैं, यह हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह हम 2 प्रकार से पता कर सकते हैं। स्थिति 1, सभागार की कुल सीटें पता करने का एक तरीका यह है कि हम प्रथम और द्वितीय श्रेणी की कुल सीटों का योग करें। यहाँ प्रथम श्रेणी की सीटें बराबर प्रत्येक पंक्ति की सीटें गुना पंक्तियों की संख्या बराबर 10 गुना 4। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी की सीटें बराबर प्रत्येक पंक्ति की सीटें गुना पंक्तियों की संख्या बराबर 10 गुना 6। इसलिए सभागार की कुल सीटें बराबर प्रथम श्रेणी की सीटें धन दूसरी श्रेणी की सीटें बराबर 10 गुना 4 धन 10 गुना 6 बराबर 40 धन 60 यानी के 100 सीटें हैं। स्थिति 2, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों श्रेणियों की प्रत्येक पंक्ति में बराबर सीटें हैं जो है 10। यहाँ दोनों श्रेणियों की कुल पंक्तियां 4 धन 6 है। इसलिए सभागार की कुल सीटें बराबर 10 गुना 4 धन 6 से पता की जा सकती है। इसे हल करने पर जवाब 10 गुना 10 बराबर 100 सीटें आएगा। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 गुना 4 धन 6 और 10 गुना 4 धन 10 गुना 6 बराबर है। हम कहते हैं कि गुणन को योग पर वितरित किया गया है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। इस प्रकार वितरण गुण हमें बताता है कि हम पहले कोष्ठकों में लिखी संख्याओं का योग कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का योग कर सकते हैं। क्या हम पूर्णांकों के गुणन को योग पर वितरित कर सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है 5 गुना ऋण 4 धन ऋण 3 बराबर 5 गुना ऋण 4 धन 5 गुना ऋण 3 है या नहीं। अगर हम बाएं पक्ष यानी LHS को हल करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 35। इसी प्रकार अगर हम दाएं पक्ष यानी RHS का मान प्राप्त करें तो हमें यह भी ऋण 35 ही प्राप्त होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि पूर्णांकों के गुणन को योग पर वितरित किया जा सकता है। व्यापक रूप में किन्हीं भी 3 पूर्णांकों A, B, C के लिए A गुणा B धन C बराबर A गुणा B धन A गुणा C है। इस प्रकार वितरण गुण हमें बताता है कि हम पहले कोष्ठकों में लिखे पूर्णांकों का योग कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का योग कर सकते हैं। पूर्णांकों के गुणन का व्यवकलन पर भी वितरण किया जा सकता है। जैसे हम 5 गुना 3 ऋण 6 बराबर 5 गुना 3 ऋण 5 गुना 6 लिख सकते हैं। यहाँ बाएं पक्ष का मान 5 गुना 3 ऋण 6 बराबर 5 गुना ऋण 3 यानी कि ऋण 15 है। इसी प्रकार दाएं पक्ष का मान 5 गुना 3 ऋण 5 गुना 6 बराबर 15 ऋण 30 यानी कि ऋण 15 है। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है, इसलिए किन्हीं भी 3 पूर्णांकों A, B, C के लिए A गुना B ऋण C बराबर A गुना B ऋण A गुना C है। इस प्रकार वितरण गुण हमें बताता है कि हम पहले कोष्ठकों में लिखे पूर्णांकों का व्यवकलन कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का व्यवकलन कर सकते हैं। दिए सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। क्या ऋण 4 गुणा ऋण 12 ऋण 15 ऋण 4 गुणा ऋण 12 ऋण 4 गुणा ऋण 15 के बराबर है? तो आज हमने सीखा पूर्णांकों का वितरण गुण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के वितरण गुण के उदाहरण।
विपुल ने एक परीक्षा दी। परीक्षा का नियम था कि प्रत्येक सही जवाब को 5 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत जवाब को ऋण 3 अंक दिए जाएंगे। अगर विपुल ने 45 सही जवाब दिए और बचे 45 सवालों के गलत जवाब दिए तो उसे कितने अंक मिलने चाहिए? इसे हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम सही जवाबों के कुल अंक प्राप्त करेंगे, इसी प्रकार गलत जवाबों के कुल अंक प्राप्त करेंगे और फिर इनका योग करेंगे। तो विपुल को प्राप्त कुल अंक बराबर 45 गुणा 5 धन 45 गुणा ऋण 3 बराबर 225 धन ऋण 135 बराबर 90। लेकिन इसे योग पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से आसानी से हल किया जा सकता है। चूंकि यहाँ सही जवाब और गलत जवाबों की संख्या बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विपुल को प्राप्त कुल अंक बराबर 45 गुणा 5 धन ऋण 3 बराबर 45 गुणा 2 बराबर 90। जैसा कि आप देख सकते हैं, वितरण गुण के उपयोग से हम ऐसी स्थितियों में परिणाम आसानी से पता कर सकते हैं। अगला उदाहरण, आज के दिन मंगेश ने 156 किलोग्राम चीनी और 156 किलोग्राम नमक बेचा है। यदि चीनी के प्रत्येक किलोग्राम पर उसे 4 रुपए का लाभ हुआ है और नमक के प्रत्येक किलोग्राम पर 1 रुपए की हानि, तो पता कीजिए आज के दिन उसे कितनी कमाई हुई है। लाभ को धनात्मक पूर्णांक से और हानि को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित कर इस सवाल को हल कीजिए। 1 किलोग्राम चीनी पर मंगेश को 4 रुपए का लाभ होता है, जिसे हम धन 4 से दर्शाते हैं। इस तरह से 156 किलोग्राम चीनी पर मंगेश को 156 गुणा 4 रुपए का लाभ होगा। इसी प्रकार 1 किलोग्राम नमक बेचने पर उसे 1 रुपए की हानि हुई है, जिसे हम ऋण 1 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार 156 किलोग्राम नमक बेचने पर उसे 156 गुणा ऋण 1 रुपए की हानि होगी। इस तरह से मंगेश की कमाई बराबर 156 किलोग्राम चीनी पर प्राप्त लाभ धन 156 किलोग्राम नमक पर प्राप्त हानि यानी कि 156 गुणा 4 धन 156 गुणा ऋण 1 बराबर 624 धन ऋण 156 बराबर 468 रुपए। यहाँ धनात्मक 468 से पता चलता है कि मंगेश को 468 रुपए का लाभ हुआ है। वितरण गुण के प्रयोग से इसे और आसान बनाया जा सकता है। 156 को कोष्ठक के बाहर ले तो कोष्ठक में 4 धन ऋण 1 लिख सकते हैं। यह 4 और ऋण 1 का योग है 3 और 156 गुणा 3 बराबर 468। इसलिए मंगेश की कमाई 468 रुपए होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, वितरण गुण के सही प्रयोग से गुणन को आसान बनाया जा सकता है। इस तरह से आज हमने देखे पूर्णांकों के वितरण गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 3 गुणा 4 धन ऋण 5 का सही वितरण दर्शाता है? कई बार योग पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का प्रयोग गलत प्रकार से किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे कोष्ठक के बाहर की संख्या को कोष्ठक के अंदर लिखी पहली संख्या से गुणा करते हैं, लेकिन इसे दूसरी संख्या से गुणा करना नजरअंदाज करते हैं या जरूरी नहीं समझते। इससे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। कुछ बच्चे हड़बड़ी में कोष्ठक के बाहर की संख्या को कोष्ठक के अंदर लिखी पहली संख्या से गुणा करते हैं और फिर जल्दबाजी में कोष्ठक के अंदर लिखी पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं। इससे ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ बच्चे योग पर गुणन का वितरण करने के स्थान पर ऑप्शन 3 की तरह गुणन का योग पर वितरण करते हैं। यह भी एक गलत समझ है। वितरण गुण की सही समझ यह है कि पहले कोष्ठकों में लिखी संख्याओं का योग कर सकते हैं और फिर परिणाम को कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या पहले कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का कोष्ठक के अंदर लिखी दोनों संख्याओं से गुणा कर सकते हैं और फिर इनके परिणामों का योग कर सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन 4 सही जवाब है। अब आइए देखें पूर्णांकों के वितरण गुण से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। कुछ बच्चे वितरण गुण का प्रयोग गुणन को आसान बनाने के लिए नहीं करते। जैसे अगर 19 गुणा 5 करना हो तो बच्चे इसे हल करने के लिए 19 को 5 से गुणा करते हैं।
वे यह नहीं समझ पाते कि वितरण गुण के उपयोग से गुणन को आसान बनाया जा सकता है। कई बार वितरण गुण के उपयोग से गुणन को बिना कागज पर लिखे मस्तिष्क में ही हल किया जा सकता है। जैसे 19 को 20 ऋण 1 लिखकर यहाँ हम व्यवकलन पर गुणन का वितरण कर सकते हैं और आसानी से परिणाम पता कर सकते हैं 95। इसी प्रकार अगर हमें 16 गुणा ऋण 4 धन 16 गुणा ऋण 6 का परिणाम ज्ञात करना हो तो इसे हम 16 गुणा ऋण 4 धन ऋण 6 के रूप में लिख सकते हैं। इसे ही हम 16 गुणा ऋण 10 लिख सकते हैं, जिसका परिणाम है ऋण 160। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कठिन लगने वाला उदाहरण वितरण गुण के उपयोग से कितना आसान बन गया। व्यवकलन पर गुणन का वितरण करते समय कुछ बच्चे संख्याओं के चिन्हों को नजरअंदाज करते हैं। जैसे अगर बच्चों को कहा जाए कि ऋण 3 गुणा 7 ऋण 9 का परिणाम क्या होगा, तो कुछ बच्चे इसे इस प्रकार हल करते हैं। ऋण 3 गुणा 7 ऋण 9 बराबर ऋण 3 गुणा 7 ऋण 3 गुणा 9 बराबर ऋण 21 ऋण 27 बराबर ऋण 48। जबकि सही हल इस प्रकार है। ऋण 3 गुणा 7 ऋण 9 बराबर ऋण 3 गुणा 7 ऋण 3 गुणा 9 बराबर ऋण 21 ऋण 27 बराबर ऋण 21 धन 27 बराबर 6। वितरण गुण का प्रयोग करते समय संख्याओं के चिन्हों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हमने देखी पूर्णांकों के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे भिन्न क्या होते हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। जाने अनजाने हम कई स्थितियों में भिन्नों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते या सुनते हैं आधा किलो फल, 2/3 पानी, 1/4 रोटी इत्यादि। यही नहीं, हम समय व्यक्त करने के लिए भी भिन्नों का प्रयोग करते हैं, जैसे साढ़े, पौने, सवा इत्यादि। तो आइए जाने भिन्न क्या होते हैं। आज मानव का जन्मदिन है। जन्मदिन मनाने के लिए उसने टीना, बबीता, राहुल और दिनेश को अपने घर बुलाया है। यहाँ एक पूर्ण यानी होल केक है, लेकिन खाने वालों की संख्या है 5। तो बताइए सभी को केक मिलने के लिए केक के कितने भाग बनाने चाहिए? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, केक के 5 भाग बनाने चाहिए। केक को इस प्रकार 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन यह सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से विभाजित करने से सभी बच्चों को केक का बराबर हिस्सा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए उपाय क्या होगा? हाँ, सही पहचाना, केक के सभी भाग बराबर होने चाहिए। इसलिए पूर्ण केक को 5 बराबर भागों में बांटना चाहिए। बांटने के बाद मानव ने एक भाग थाली में रख दिया। चूंकि यह भाग 5 बराबर भागों में से एक भाग है, इसलिए इसे हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं ऐसे और पढ़ते हैं 1/5 या 1 पंचमांश। इस प्रकार की संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को व्यक्त करती है, एक भिन्न यानी फ्रैक्शन कहलाती है। अब अगर केक का एक और भाग थाली में रखा जाता है तो थाली में भागों की संख्या हुई 2। चूंकि थाली में सभी 5 भागों में से 2 भाग है, इसलिए ये 2 भाग पूर्ण केक की 2/5 भिन्न है। जब हम किसी भिन्न की बात करते हैं, जैसे यहाँ भिन्न है 2/5, तो इसमें 2 संख्याओं के बीच बनी रेखा कहलाती है विभाजन रेखा या बटा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ बटा से नीचे लिखी संख्या क्या व्यक्त करती है? सोचिए सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। यह संख्या हमें बताती है कि एक पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। बराबर भागों की वह संख्या जिनमें एक पूर्ण को बांटा जाता है कहलाती है हर यानी डिनोमिनेटर। अब इनमें से जितने भाग लिए गए हैं, इन्हें व्यक्त किया जाता है बटा के ऊपर। इस तरह से पूर्ण के सभी बराबर भागों से लिए जाने वाले भागों की संख्या कहलाती है अंश यानी न्यूमरेटर। यानी कि भिन्न में अंश बटा के ऊपर होता है और हर बटा के नीचे। जरूरी नहीं कि भिन्न किसी एक वस्तु का ही भाग व्यक्त करे, बल्कि किसी समूह का भाग व्यक्त करने के लिए भी भिन्न का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 4 सेब है और 3 संतरे हैं।
इस प्रकार से यहाँ कुल 7 फल है। अगर हमें कुल फलों में सेब की भिन्न पता करना हो तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि यहाँ कुल फलों की संख्या 7 है, इसलिए हम भिन्न का हर लेंगे 7 और इनमें से हम 4 सेब ले रहे हैं, तो भिन्न का अंश होगा 4। इस तरह से फलों के इस समूह में सेब के लिए भिन्न बन जाएगा 4/7। इसी तरह क्या अब आप संतरों के लिए भिन्न बता सकते हैं? बिल्कुल सही। यहाँ 7 में से 3 संतरे हैं, इसलिए संतरों के लिए भिन्न 3/7 लिखा जा सकता है। अब चलिए कुछ और भिन्नों को देखें। यह है 1/2 या 1/2। यह है 1/3 या 1/3। यह है 2/3 या 2/3। ध्यान रखें, जब भी अंश 1 हो तब हम बटा कहेंगे और अगर अंश 1 से ज्यादा हो तो बटे कहेंगे। यह है 1/4 या 1/4 या 1/4। यह है 2/4 या 2/4 या 2/4। यह है 3/4 या 3/4 या 3/4। यह है 1/5 या 1/5। यह है 2/5 या 2/5। यह है 3/5 या 3/5। यह है 4/5 या 4/5। अब आपकी भिन्नों की समझ बन गई होगी। इस तरह से आज हमने सीखा भिन्न क्या होते हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्न के उदाहरण। आज हम देखेंगे भिन्न के उदाहरण। प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों यानी शेडेड पार्ट्स के लिए भिन्न यानी फ्रैक्शन लिखें। इस उदाहरण में भिन्नों यानी फ्रैक्शंस को छायांकित भागों के रूप में व्यक्त किया है। आइए इन्हें पहचानें। आप जानते ही होंगे कि भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण यानी होल का भाग व्यक्त करती है। इस प्रकार छायांकित भाग की भिन्न होगी छायांकित भागों की संख्या बटा सभी बराबर भागों की संख्या। पहले चित्र में छायांकित भागों की संख्या है 6 और सभी बराबर भागों की संख्या है 8। इसलिए छायांकित भागों को व्यक्त करने वाली भिन्न होगी 6/8। दूसरे चित्र में छायांकित भागों की संख्या है 11 और सभी बराबर भागों की संख्या है 15। इसलिए हम भिन्न लिखेंगे 11/15। तीसरे चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ कुल 9 वस्तुओं का समूह यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिनमें से 5 वस्तुएं छायांकित है। तो क्या आप बता सकते हैं वस्तुओं के समूह का कौन सा भाग छायांकित है? विचार करें। बिल्कुल सही। यहाँ समूह के 9 बराबर भाग है और इनमें से 5 भाग छायांकित है, इसलिए हम भिन्न लिखेंगे 5/9। अगला उदाहरण, नीचे दर्शाई आकृति का 2/5 भाग छायांकित कीजिए। इस उदाहरण में हमें 2/5 भाग छायांकित करना है। भिन्न 2/5 में हर यानी डिनोमिनेटर है 5। हर हमें बताता है कि दी वस्तु के 5 बराबर भाग होने चाहिए। इसी प्रकार इस भिन्न में अंश है 2। अंश यानी न्यूमरेटर हमें बताता है कि यहाँ 2 बराबर भाग छायांकित किए जाने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आकृति में एक पूर्ण को 5 समान भागों में बांटा गया है। इसलिए 2/5 भाग व्यक्त करने के लिए हमें इन 5 भागों में से किन्हीं 2 भागों को छायांकित करना होगा। यह हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। हर स्थिति में 2/5 भाग छायांकित किया गया है। अगला उदाहरण, दीपू ने 5 संतरे, 3 अनार और 2 सेब खरीदे। कुल फलों में संतरों की संख्या का भाग व्यक्त कीजिए। दीपू ने 5 संतरे, 3 अनार और 2 सेब खरीदे। यहाँ कुल फलों की संख्या है 5 धन 3 धन 2 यानी कि 10। इन 10 फलों में 5 संतरे हैं, इसलिए हर होगा 10 और अंश होगा 5। इस तरह से भिन्न बन जाएगा 5/10। इस प्रकार आज हमने देखे भिन्न के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे भिन्न से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां।
नीचे दिए चित्र में छायांकित भाग यानी शेडेड पार्ट को व्यक्त करने वाली भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होगी? कई बार भिन्न को व्यक्त करने के लिए अंश यानी न्यूमरेटर छायांकित भागों की संख्या ली जाती है और हर यानी डिनोमिनेटर छायांकित भागों को छोड़कर बचे हुए भागों की संख्या ली जाती है और इस प्रकार भिन्न भाग का भाग इस रूप में व्यक्त किया जाता है। यह गलत समझ है। इससे ऑप्शन 1 गलत जवाब प्राप्त होता है। यह समझना जरूरी है कि हर पूर्ण यानी होल के कुल भागों की संख्या होती है, यानी कि यहाँ 5 हर है। इसी प्रकार अंश लिए गए भागों की संख्या होती है। यहाँ छायांकित भागों की संख्या 2 है, यानी कि 5 में से 2 भाग लिए गए हैं, इसलिए अंश 2 होगा। इस तरह से दिए चित्र में छायांकित भाग 2/5 इस भिन्न यानी फ्रैक्शन से व्यक्त होता है। इस समझ से ऑप्शन दूसरा यह सही जवाब है। अब आइए जाने भिन्नों से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। अगर पूछा जाए कि इस चित्र में छायांकित भाग को व्यक्त करने वाली भिन्न क्या होगी, तो इसके लिए सभी भागों की संख्या बटा के नीचे हर के स्थान पर लिखी जाती है और छायांकित भागों की संख्या बटा के ऊपर अंश के स्थान पर लिखी जाती है और गलत जवाब दिया जाता है 1/4। भिन्न में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले सभी भाग बराबर यानी इक्वल है या नहीं यह देखना जरूरी है। यहाँ भाग बराबर नहीं है, इसलिए हम छायांकित भाग को भिन्न में नहीं व्यक्त कर सकते। कई बार यह समझ नहीं होती कि बराबर भाग अलग अलग प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर आपको 4 कागज दिए और इन्हें आपको 2 बराबर भागों में विभाजित करना है तो आप कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। एक तरीका है कि आप 4 में से 2 कागज प्रत्येक भाग में रख सकते हैं। इससे 2 बराबर भाग बन जाएंगे। इसी तरह आप हर एक कागज को अलग अलग प्रकार से 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। जब आप प्रत्येक कागज का आधा हिस्सा दोनों भागों में विभाजित करेंगे तब भी आपको चारों के 2 बराबर भाग मिलेंगे। इस प्रकार भाग करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक तरीके से बराबर भाग प्राप्त होते हैं। दोनों में से हर एक भाग चारों कागज का एक आधा है। इस प्रकार आज हमने देखी भिन्न से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां।